बहुत बहुत शुक्रिया रमाशंकर जी, राजकुमार जी, अशोक जी, कबीर साहब, आकृति जी और नितिन जी। मैं आयोजक को कारण पता है कि मैं क्यों बाद में आया और क्यों पहले चला जाऊंगा, पर ये बेअदबी नहीं थी कि किसी वजह से मैं देरी से आया। ये मेरी फितरत भी नहीं है देर से आने की। तो फिर से आप सभी को क्षमा, आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और बिना तैयारी के अब बोलने की आदत मेरी रही नहीं, तो इसलिए काफ़ी तैयारी करता हूँ। और इस बात की चिंता थी कि कैसे बोल पाऊँगा, लेकिन खैर अभी आ गया हूँ तो बोलना ही है जी। और फ़ोन रख दीजिए, हाथ आपका हाथ दर्द करेगा, सुन लीजिए पहले। हाँ हाँ, नहीं आप सुन लीजिए। जो यहाँ इस हॉल में नहीं है उसके प्रति जवाबदेह मत होइए, अभी जब आप हैं उसके प्रति रहिए आप। जो नहीं आया सो नहीं आया। 10 साल हो गए इस मीडिया पर लिखते बोलते हुए, और इस दौरान इसको भीतर से बाहर से परखते हुए और अपने ही बोले हुए को बार बार संदेह की निगाह से देखते हुए कि कहीं कितना इसमें अतिरेक है और जो बोला जा रहा है वो वास्तविकता की कितनी करीब है। हर बार लगता है, और अब ज़्यादा लगता है, कि जो मौजूद ही नहीं है उसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। मीडिया का जो आकार है वो अब उसके नाम में बचा है। उसका जो काम है वो निराकार हो चुका है, वो है नहीं। अब उसके बारे में मुझे बोलना है। कुछ पत्रकार होते, अच्छी बुरी गलतियां होती तो उनका विश्लेषण किया जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं फिर भी आप क्रिकेट कहलाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप बिना पत्रकारिता किए हुए मीडिया या एंकर कहला सकते हैं। मैं मीडिया की बात जब भी करता हूं तो हमेशा उस मुख्य धारा की बात करता हूं जिसे सरकार और बाजार कई लाख करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं, आप लोगों की नहीं। इस पेशे को लोकतंत्र की अनिवार्य एजेंसी के रूप में देखा जाता है, जिसे लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है। अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। आज चुनौती ये है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। इस दौरान 10 साल, जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है। जो अपने पेशे में नहीं दिखी वो चीज है सपना। मुख्य धारा के भीतर काम करने वाले पत्रकारों के बीच अपने पेशे को लेकर कोई सपना नजर नहीं आता जब मैं मिलता हूं लोगों से। और जब सपना नहीं है तो जाहिर है जज्बा भी नहीं होगा। पत्रकारिता का कोई भी मूल्य, कोई भी सपना संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। उनके भीतर का पत्रकार होने, अच्छा पत्रकार होने की होड़ या सपना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सबने तरह तरह के बहाने ओढ़ लिए हैं। जो उनकी मुखरता थी समय समय पर या असमय या आदतन, वो सब अब मिमियाहट में बदल गई है। और ये कोई छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। हजारों की संख्या में लोग इसमें काम करते हैं। काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। और इन सब की संख्या मिला दें तो ठीक ठाक एक संख्या बन जाती है। फिर भी पत्रकारिता को लेकर इनके बीच कोई सपना नजर नहीं आता मुझे। ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बल्लेबाज सोचता होगा कि हमारी बल्लेबाजी या गेंदबाजी इस तरह की होनी चाहिए,
गेंद की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, उसका स्विंग ऐसा होना चाहिए। इस तरह का सपना मुझे इस पेशे से जुड़े हुए लोग, पढ़ने वाले लोगों में नजर नहीं आता है। हो सकता है मेरे देखने में कोई कमी हो, और कोई बहस नहीं, कोई आग नहीं। कई बार सोचता हूं कि जो छात्र यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए, जब पत्रकारिता ही नहीं बची है, किस लिए जा रहे हैं? जब पेशा ही खत्म हो गया है तो सिलेबस में उस पेशे के बारे में पढ़कर अब वो क्या करेंगे? चिंता होती है। नौजवान लोग हैं हम, अपनी उम्र में फिर भी अवसर हमें मिल जाते थे कुछ ना कुछ करते रहने की। और जब ये पत्रकार घर जाते होंगे या घर से दफ्तर आते होंगे तो क्या बात करते होंगे? कौन सी ऐसी खबर लेकर आते होंगे जनता की, जिसे रिपोर्टर लेकर दौड़कर संपादक के पास जाता होगा, और संपादक दौड़कर उसको लेकर जनता के बीच, अपने पाठकों के बीच जाता होगा? क्या सोचकर वो घर से दफ्तर के लिए निकलता होगा, और रात को जब घर के लिए चलता होगा तो किस स्टोरी के बारे में क्या सोचता होगा कि किसे बनाकर उसे पत्रकार होने का आज सुख मिला है? इसका हम सबको अनुभव हुआ था, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। जब हम इस पेशे में आए थे तो दूसरे चैनल के पत्रकारों से भी इस तरह की बातें हुआ करती थी कि तुम्हारी स्टोरी में वो एंगल छूट गया था, हमारी स्टोरी ज़्यादा करेक्ट है तुमसे, तुमने गलत सोर्स से बात की है, तुम्हारा लेकिन शॉट अच्छा था, तुम्हारा कैमरामैन अच्छा है पर हमारे चैनल के कैमरामैन अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की बातें होती थी। और जब कैमरामैन से बात होता था तो वो बताया करते थे कि आपके विजुअल में साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो कुछ होने का या हो जाने का एक सुख था, अभ्यास था, जिसे हम लगातार कर रहे थे। अब ये सुख समाप्त हो गया, और समाप्त किया मीडिया ने ही, पत्रकारों ने मिलकर और इसके मालिकों ने। जिस मीडिया में सपना ही ना हो, जिसके भीतर अपनी रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा ना हो, वह कुछ भी हो, कारोबार नहीं हो सकता है। आज की तारीख में आप गोदी मीडिया के चैनलों में प्रोडक्ट के आधार पर फर्क करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। इनके बीच ही मीडिया होने या एक दूसरे से अच्छा होने की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है, मगर इनका बिजनेस चल रहा है। इस पर लंबी बातचीत हो सकती है कि किस तरह बाजार का विज्ञापन, कॉरपोरेट का पैसा, नफरत फैलाने की और लोकतंत्र की हत्या करने की इस इंडस्ट्री में लग रहा है। पहले मीडिया बहाना बनाया करता था जब उस पर सवाल उठते थे कि आपका कंटेंट बहुत खराब है, तो एक बहाना था कि दर्शक ही ऐसे हैं, टीआरपी नहीं आती है तो हम टीआरपी के लिए वैसे करते हैं, जीने के लिए। लेकिन अब मुकेश अंबानी को तो इसकी मजबूरी नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है। टीआरपी से कितना पैसा आता है? 20 करोड़, 25 करोड़। इसके लिए भी उनके चैनलों की क्वालिटी, अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए था, पर उसी चैनल पर उनका एंकर बैठ के बोलता है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सब बहाना भी अब समाप्त हो गया है, मीडिया ने उसे उतार दिया, और एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जिसे देखकर कोई भी अब आश्वस्त नहीं हो सकता कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। यही वो मीडिया है जो 2014 के पहले नागरिक पत्रकारिता की बात करने लगा था, सिटीजन जर्नलिज्म के नाम से। नागरिकों की तरफ से सवाल पूछकर उन्हें सशक्त बना रहा था, और बीच बीच में भटक भी जाता था, भूत प्रेत करने लगता था, और फिर अपने काम पर लौट भी आता था कई बार, क्योंकि जनता के बीच ऐसा कुछ घट जाता था कि उसे लगता था कि उसके होने की तमाम जिम्मेदारियों में, तमाम भटकनों के बावजूद एक जिम्मेदारी है कि उसके बीच जाना है, क्योंकि जनता के बीच किसी तरह की सक्रियता नजर आती है। और इसीलिए आंदोलनों के बीच कई बार टेलीविजन चैनल स्टूडियो बनाने लगे और लाइव वहां से रिकॉर्डिंग होने लगी। जनता के बीच खड़े होकर वहां कुर्सी लगा दी गई और एक नया तरह का स्पेस बन रहा था। तो वो अक्सर वो जाता था क्यों जनता के पास? वो इसलिए जाता था कि वो अपने होने की शक्ति उसी से ग्रहण करता था कि ये हमारी ताकत है, ये हमारे पाठक हैं, ये हमारे दर्शक हैं। 2014 के बाद से मीडिया ने अपनी शक्ति के उस स्रोत को बदल लिया, वो सोर्स ही खत्म कर दिया कि हमें जनता से शक्ति नहीं लेनी है। सरकार से शक्ति लेने लगा और पूछना बंद कर दिया सरकार से, जनता से पूछने लगा, आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह
तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। वो एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं। इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। यह कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से और अपने काम से। उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। इसके बाद एक चीज की और जरूरत थी, सूचना को बाहर कर देने की। वो काम भी बहुत आसानी से किया गया। कितनी खबरें आपको मंत्रालयों या खोज कर लाई गई हैं, आप जब अखबारों को पलटेंगे तो ऐसी खबरें या इस तरह की खबर कर लाने वाले पत्रकारों की पहचान या नाम अब आपको याद नहीं आएगा। खासकर जिस गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां तक कि जब झूठ का हमला हुआ तो मीडिया ने झूठ से लड़ाई नहीं की, दोस्ती कर ली। और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लोग। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, इन सबको आउटसोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे। सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने यह जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ को अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है, सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है। तो ये लोग अब लड़ रहे हैं। या गोदी मीडिया भी अपने आप में सरकार का एक तरह से झूठ है। तो इसलिए जब आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा। यह अकेला नौजवान सिर्फ भारत के फेक न्यूज की बात नहीं, इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक न्यूज मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जिस तरह से वो पर्दाफाश करता है, वो कमाल की बात है। तो ये सपना, ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था, पर उसका नहीं है। जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दे दें। लेकिन विज्ञापन, और आप सब पैसा दे रहे हैं अखबार को, वो बंद कर दीजिए आज से। वो पैसा मुझे भेज दीजिए, मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरीद के आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि आपके उस 250 रुपए से देखिए कोई तो खुश है इस देश में। तो वो बंद कर दीजिए। नहीं, तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम। और बहुत सोच समझ के बोलता हूं। तो आए दिन ये नौजवान, अभी इसने, और हर दिन ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है। कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से। हर समय वो पर्दाफाश करता है। तो वो लगातार, तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विषय बनता है और उस विषय के हिसाब से जो योग्य पारंगत लोग होते हैं वो ले आए जाते हैं कहीं से, लेकिन कहीं नहीं है। क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि फेस
जो फेक न्यूज़ है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपनी शाम का डिबेट निकाल लो। तो आज मीडिया के झूठ से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए, अपने दम पर आपको ही खड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए कहा कि जो मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो भारत में है ही नहीं, उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। हम सबको पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो 5 W याद रखना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब इसकी जगह एक ही W है, व्हाट अबाउटरी का। उसी से ये काम चलाते रहते हैं। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष आता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा, और इस तरह से दिखाता है कि वो दिखाई ना दे, उनका काम नजर ना आए, उन्हें जो भी समर्थन मिल रहा है उसे रिजेक्ट करता है। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से। तो ये नई पीढ़ी के नेता थे। इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा, इन्हें करप्ट बनाकर पेश करेगा। उस देश में जहां युवा नेताओं की बात होती है, वहां इन युवा नेताओं को नहीं दिखाएगा, बल्कि 70 साल के नेता को युवाओं के नेता के रूप में लगातार पेश करता है। उनके काम करने के घंटे का प्रचार करेगा, उनसे सवाल नहीं करेगा। तो विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है। वह उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। एक एंकर जोड़कर बता रहा था कि प्रधानमंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो युवा 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, कम सैलरी की नौकरी है, लेकिन यह उपदेश दे रहा है कि आप 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे सभी को काम मिल गया है, बस युवाओं ने काम में मन लगाना छोड़ दिया है। वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी पे घर बैठे हुए हैं। 2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। यह एंकर क्यों नहीं कहता कि जवान को पूरी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विकल्प में किस तरह के सवाल मीडिया समाज के बीच पहुंचा रहा है, इसलिए कि इसे जनता की बात करनी ही नहीं है, जनता को डांट लगानी है। इसने बहुत दुस्साहस के साथ जनता को बताकर, सामने से नजर मिलाकर जनता को ही भगा दिया। और हैरानी होती है कि जो जनता शाम को दर्शक होती है, सुबह पाठक होती है, कैसे इसे सहन कर रही है। क्या इसके पास इस गोदी मीडिया के को ना देखने का कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं बचा है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया समय समय पर कभी स्वतंत्र रहा, कभी नहीं रहा, कभी आधा रहा, कभी गुलाम रहा, मगर इसका पाठक कभी भी गुलाम नहीं था, इसका दर्शक कभी भी गुलाम नहीं था। वह एक स्वायत्त संस्था थी दर्शकों और पाठकों की। मगर अब पाठक और दर्शक होने की स्वायत्तता ही समाप्त हो गई है।
जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी। उसकी जगह धर्म को बिठा लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर संवेदनाएं नहीं हैं, बिल्कुल हैं, मगर उनकी जगह किसी की हत्या पर खुश होने, किसी समुदाय के परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हुए गर्व करने की एक नई संवेदना आ गई है। तो जो गोदी मीडिया और उसके पाठक और दर्शकों का संबंध है, इस पर गहराई से और आप विद्वानों को अध्ययन करना चाहिए। यह केवल राजनीतिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक संबंध भी है जो विकसित हुआ है। अब वह सही खबर नहीं पढ़ सकता। जब तक गलत खबर नहीं पढ़ेगा तब तक मानेगा ही नहीं कि उसने जो खबर देखी है वो सही है। गोदी मीडिया नहीं देखने की कई बार मैं बातें करता हूं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि कोई गोदी मीडिया ना देखे? यह तो वैसे ही है जैसे किसी रील्स देखने वाले को आप समझा रहे हैं कि तुम रील्स मत देखो। यह एक ऐसी आदत है जिससे बाहर आना सभी के बस की बात नहीं होती है। आप धर्मनिरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्ष होने में या मानव होने में, मानवीय गुणों से अपने आप को उस पर लाने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। यह सबके बस की बात नहीं है। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उससे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, उसे अब जीना भूल गया है वो। जब तक गोदी मीडिया के खिलाफ नागरिकों का आंदोलन नहीं होगा, लोग घर घर जाकर नहीं समझाएंगे, तब तक भारत को लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला मीडिया नहीं मिलेगा। भारत की लोकतंत्र की यात्रा में मीडिया की अच्छी भूमिका रही है, जिसे हम प्रेस के रूप में जानते थे। विभाजन की आग में घी डालने में भी इसकी भूमिका रही है, तभी गांधी जी ने अखबार ना पढ़ने की सलाह दी थी। अखबारों की विभाजनकारी खबरों पर टिप्पणी बहुत लोगों ने की है, लेकिन कई बार सोचता हूं कि 1947 के आसपास उन सांप्रदायिक संपादकों और पत्रकारों का आगे चलकर क्या हुआ, पत्रकारिता में भी और पत्रकारिता के बाद वे क्या करने लगे, किस तरह से समाज में स्थापित हुए। इसकी जब कल्पना करता हूं तो जिज्ञासा होती है कि जानूं जरा कि जिन लोगों ने 1947 के समय में इस तरह की सांप्रदायिक खबरें उड़ाई, छापी, और जिसके नतीजे में कई जगहों पर दंगे हुए और कई बार सरदार पटेल की झुंझलाहट भी मिलती है, देखने को, पढ़ने को मिलती है, तो क्या हुआ उन लोगों का क्या हुआ? क्या वो राजनीति में सुरक्षित हुए, समाज में प्रतिष्ठित हुए? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, शायद किसी और के पास हो। लेकिन उसी दौर में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले थोड़े पहले गणेश शंकर विद्यार्थी दंगों के बीच ही मारे गए। लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है, तो भारत की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता का अंश तो रहा है, मगर आज जो है वो अलग है। अब सांप्रदायिकता ही पत्रकारिता है। आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते होंगे, कैसे अपना दिन बिताते होंगे? यह भी सोचने की बात है। आपकी क्या वहां कोई जगह हो सकती है? तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है। और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती है। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। अब मीडिया पर छापा पड़ता है तो वो मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं। बहुत से एंकर इसकी निंदा अब नहीं करते हैं। न्यूज क्लिक पर छापे को लेकर या केरला के मीडिया वन चैनल पर जब प्रतिबंध लगा, एनआईए का केस था, तो कितने चैनलों ने इस पर बहस की? वो करेंगे भी नहीं। अभिसार शर्मा को लेकर
एक सांसद ने नाम ले लिया कि चीन से पैसा ले रहे, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और उस पर मुख्य धारा के गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी कर दी। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। तो हमें नहीं मालूम था कि इनके धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में इस तरह का मीडिया मूल्य बचा हुआ है। वो ऐसे मीडिया के दम पर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश या राष्ट्र की कल्पना करते हैं, पर अब तो नजर आता है। तो अगर आप पत्रकारिता करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको इस मीडिया से भी दिन रात लड़ना पड़ेगा, और लड़ते हुए ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं। फिर भी वो आपको देश का दुश्मन बताएगा। यानी इस मीडिया में पत्रकार के लिए भी अब जगह नहीं। प्रेस क्लब में नोएडा के कितने चैनल समर्थन में गए होंगे, अब किसी कोई तो नहीं गया होगा। तो अब बहस ये सब होती नहीं है। गोदी मीडिया के मूल्यों का भी अब संहार कर रहा है। उसके जो संवैधानिक सुरक्षा चक्र हैं, कानून में बदलाव हो रहे हैं, उस पर भी वो बहस नहीं करता, उसे तोड़ रहा है। तो अगर आप आम आदमी की अब हालत ये हो गई है कि हर दिन मुझे 50 मैसेज आते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या मैं सारे अखबारों का विकल्प हो सकता हूं, सारे चैनलों का विकल्प हो सकता हूं? जाहिर है नहीं हो सकता हूं। और मुझे हर किसी को हर दिन की शुरुआत में ही हर 50 से 100 लोगों की उम्मीदें तोड़नी पड़ती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बताना पड़ता है कि हाँ मैं ही हूं और मैं नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके करने की अपनी एक पेशेवर प्रक्रिया होती है, जिसके पास मेरे पास संसाधन नहीं है। जो चैनल चल रहे हैं, जो अखबार चल रहे हैं, ये उन्हीं को करना है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अब ये जो भी अवसर है कि अपनी बात कहीं पहुंचा जाए, वो समाप्त है, वो मृत प्राय है। ये रोज मैं करता हूं। और आम आदमी क्या कर रहा है, अब जब प्रदर्शन करने निकलता है तो वो एक पोस्ट बनाता है, उसी पोस्ट को सैकड़ों दर्जनों पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है। कोई नहीं सुनता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो पहले होता था कि मीडिया आदमी के पास चलकर जाता था, अब आदमी मीडिया के पास चलकर जा रहा है, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय जांच एजेंसी ने एबीसी न्यूज चैनल पर छापा मारा और एक पत्रकार के घर भी छापे पड़े थे। तो क्या हुआ था कि इसके विरोध में वहां के जितने भी क्षेत्रीय अखबार थे, कम प्रसारण वाले, और राष्ट्रीय अखबार थे, अधिकतम प्रसारण वाले, इन सब ने अपने पहले पन्ने पे कुछ काट-पीट लगा दिया, काले रंग से जो लिख के उस पे काली स्याही लगा दी कि जिससे आप पढ़े नहीं। विरोध में सारे अखबारों ने किया था और टीवी चैनलों पर विज्ञापन चला था कि जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है। इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या हमारे यहां चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो और इन पत्रकारों ने रिपोर्ट क्या की थी? रिपोर्ट ये थी कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किस तरह से युद्ध के नियमों को तोड़ा है और युद्ध का अपराध किया है। क्या आप आज के भारत में इस तरह की स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इससे वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, नाम भूल रहा हूं, लिख कर लाया था कहीं, स्कॉट मॉरिसन, बड़ी दिक्कत हो गई उनकी। तो एक राइट टू नो कोएलिशन बना था, राइट टू नो कोएलिशन। हमारे यहां राइट टू नो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, उसकी दुर्दशा आप जाकर देख लीजिए कि क्या हो गई। उस कानून का भी इस्तेमाल सूचना हासिल करने के लिए ये लाखों करोड़ के विज्ञापन वाले मीडिया में आपको 1-2 पत्रकार ही मिलेंगे, वो भी अखबार में मिलेंगे। तो जो आरटीआई का कानून लाया गया, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकारों को करना था, उन्होंने ही सबसे कम किया। 2014 के पहले कुछ हुआ होगा, 2014 के बाद तो अब करते भी नहीं है, और कोई करके लाता है तो भी 5 मिनट है, वो काफी है, हो जाएगा, खत्म। तो इस तरह से 2018 में अमेरिका में भी बॉस्टन ग्लोब के नेतृत्व में करीब 300 अखबारों ने संपादकीय लिखा था, प्रेस फ्रीडम के लिए लेके लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम के अखबारों को आदर्श के रूप में पेश कर रहा हूं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसराइल और गजा को लेकर जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग है वो बहुत खराब है।
लेकिन उसी रिपोर्टिंग में उन्हीं चैनलों के प्रतिनिधि आप देखेंगे जो गजा में मारे जा रहे हैं। 28-29 पत्रकारों की वहाँ पर हत्या हुई है इस युद्ध में, और ये चैनल कम से कम इसमें इतना लिहाज बचा हुआ है कि कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता हैं। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि ये इनके पूर्णकालिक संवाददाता हैं या अंशकालिक हैं, स्ट्रिंगर हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि ये हमारे संवाददाता हैं। और उन पर इसी दौर में आप देखिए कि वहीं के पत्रकार हैं जो उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का सपना और जज्बा इतने बड़े देश में है? नहीं है। अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में भी छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना एक ज़रूरी पेशा था, डॉक्टर की तरह ही एक ज़रूरी पेशा है। डॉक्टर भी वहाँ से नहीं भाग रहे हैं। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, वो वहाँ टिके हुए हैं। कायदे से आज के मीडिया में वो उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए था कि ये जो अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता है कि बिजली जाएगी और अस्पताल पर बम गिरने वाला है, ठीक से पता है, 100% पता है कि यही होने वाला है, तब भी वो मरने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। इस 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। नागरिकों से जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं उपाय। ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तुम इस गोदी मीडिया के अखबार और न्यूज चैनल को 250 रुपया देना बंद कर दो। इतना काम नहीं होता है। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती हैं, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उसे, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। तो जब आप इस मीडिया से नहीं लड़ सकते हैं, तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े बगैर, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। खत्म कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पे। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो, एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग हैं। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं, इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज्यादा उससे वसूली नहीं हो रही है। पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत कारण नहीं है। हमें ये कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है। वहां पर ज्यादा सांप्रदायिकता, मुख्य धारा के गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियां, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो। तो ये है। लेकिन राहुल गांधी को मीडिया ने जिस तरह से ब्लॉक किया, एक विपक्ष के नेता को, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदानी के मामले पे, तो वो तो कभी दिखाया नहीं जाता है, कभी उस पर बहस नहीं होती कि राहुल, क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदानी पर जितने भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे।
प्रवक्ता बोलने लग जाएगा तो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और यह भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। यह बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। देखते समय हर क्षण मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया कि नहीं, अभी हम भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन खैर 7 फरवरी 2023 को, मैं अब बात खत्म कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था। और इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा, ये देखिए जिनके पास गोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जिन्होंने कितनी खिदमत की उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं। एक और बयान है अशोक जी, वो मैं कहना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव हो रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रवीश तिवारी अब नहीं हैं, उनका इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक लाइन है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उस स्तर का अखबार क्यों नहीं इस लाइन को हेडलाइन में डाला था, और क्या ये एडिटोरियल चूक थी? ये हो ही नहीं सकता है। हम सब जब किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उसकी एक एक बात पे बहुत गहरी निगाह होती है और उसकी 3-4 बातों में से हम चुनाव करते हैं कि किस लाइन को हम हेडलाइन बनाएं जो लगे कि उसका न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वेदर न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड is not the only thing in a democracy। समाचार प्रकाशित होता है या नहीं, लोकतंत्र में यही एकमात्र चीज नहीं है। नमस्कार।